आज हम एक बहुत ही रियल हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग केस डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हुआ है। इससे पहले मैं केस पे बात करूं, आप इन तस्वीरों को देखो। ये वीडियो आपको विचलित कर सकती है। शख्स जमीन पे गिरा हुआ है और सैकड़ों लोगों ने उसको घेर रखा है। इसके बाद अधमरी हालत में ये लोग उसे मारना पीटना शुरू करते हैं। दीपू चंद्र दास एक 25 साल का लड़का जो कि एक गारमेंट की फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन उसको ब्रूटली मार दिया गया और तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इसके बाद बेरहमी से मारने के बाद जब लोगों का मन नहीं भरा तो लोगों ने अपनी हदें पार कर दी। उसको पेड़ से लटकाया गया, उसके ऊपर कैरोसिन डाला गया और उसको जला दिया गया। और जो आसपास की भीड़ थी वो ऐसे शोर मचा रही थी कि जैसे कोई जश्न मना रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि दीपू सच में गुनहगार था या फिर ये एक ऐसी कहानी है जहां पर एक सिस्टम ने एक फैमिली को, एक इंसान को तोड़ दिया। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम बात करने वाले हैं इसी केस के बारे में, दीपू चंद्र केस। एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। दीपू चंद्र दास ये बांग्लादेश के मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। दीपू भालुका उपजिला में अपनी फैमिली के साथ रहता था। रविलाल दास जो कि डिसेबल इंसान थे, वो ढंग से प्रॉपरली वॉक तक नहीं कर पाते थे। पेरेंट्स के अलावा उनकी वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा था। मतलब सब लोग उन्हीं पे डिपेंड थे। देखा जाए तो दीपू एक फैमिली मैन था। ना तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही किसी गैंगस्टर से कनेक्शन। अब ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 12 दिसंबर 2025 बांग्लादेश के शहर में एक ब्रूटल मर्डर होता है। यह विक्टिम काफी इन्फ्लुएंशियल था, उस्मान हादी। इस केस पर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट उस्मान हादी का मर्डर होना ही सबसे बड़ी वजह थी बांग्लादेश में हो रही हिंसा की और आंदोलन की। उस्मान हादी 32 साल का बांग्लादेशी स्टूडेंट जिन्होंने 15 साल से शासन करने वाले पीएम शेख हंसानी को हिला के रख दिया था। इनफैक्ट वो इनकलाब मंच के स्पोक पर्सन और ढाका 8 के अपकमिंग इलेक्शन के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी थे। लेकिन 12 दिसंबर दोपहर 2:30 बजे मास्क पहने हुए गनमैन ने उन पे हमला कर दिया। अब उस वक्त उस्मान हादी अपना प्रचार करते हुए ऑटो रिक्शा में जा रहे थे और तभी एक गोली उनके सिर पे लगती है। इसी बीच जब बांग्लादेश में उनका इलाज नहीं हो पाया तो उनको सिंगापुर भेजा गया। लेकिन 18 दिसंबर को सिंगापुर के उसी हॉस्पिटल में वो अपनी जिंदगी खो देते हैं। हादी की हत्या और बांग्लादेश का क्या हाल है इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये खबर सुनते ही लोग सड़क पर उतर पड़े, नारे लगाने लगे अल्लाहू अकबर। सबकी मांग सिर्फ एक थी कि हादी के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। अब इसके चलते पुलिस के पास ज्यादा ना वक्त था और बहुत प्रेशर था हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए। इनफैक्ट बांग्लादेश की पुलिस ने यह अनाउंस भी किया कि इंफॉर्मेशन देने वाले को 38 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। हालात को देखते हुए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे भी रख दिया। लेकिन बांग्लादेश की यह भीड़ किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। असिस्टेंट हाई कमिश्नर के घर पे हमला होता है। बांग्लादेश के दफ्तरों में लोगों ने आग लगाना शुरू कर दिया। इन सभी घटनाओं ने बांग्लादेश को एकदम से हिला के रख दिया। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पूरे केस में जो ट्रिगर पॉइंट था वो था हादी के विचारों का, उनकी सोच का। वो एंटी इंडियन थे। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश ने इंडिया से सपोर्ट मांगा, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा कि हत्यारों का इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है और हम तुम्हारे इन इंटरनल मैटर्स के बीच में नहीं आएंगे। एक तरीके से बांग्लादेश की गवर्नमेंट पूरी तरीके से हिल चुकी थी। बांग्लादेश की मीडिया चिल्लाने लगी कि पुलिस वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, क्रिमिनल फ्री घूम रहे हैं। पुलिस को चाहिए था अब एक क्विक सस्पेक्ट और समहाउ दीपू का नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। आखिर क्यों? क्योंकि दीपू उस एरिया में रहता था, क्योंकि दीपू पॉलिटिकली वीक था, या फिर जनता को अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ एक इंसान चाहिए था। दोस्तों, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो वो भी मैच नहीं कर रही हैं। मतलब देखा जाए ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना ही कोई विटनेस है और ना ही कोई कॉल रिकॉर्ड डेटा।
रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि हो सकता है कि विक्टिम किसी पावरफुल सर्कल से बिलोंग करता हो। मतलब पब्लिक बिना पूरी कहानी जाने दीपू को ऑलरेडी विक्टिम मान चुकी थी। सिर्फ एक ही रात में एक हिंदू फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली क्रिमिनल बन जाती है। 18 दिसंबर रात के 9 बजे दीपू जैसे ही अपनी गारमेंट फैक्ट्री के बाहर आता है तो भीड़ उसको वहां पर पकड़ लेती है और उसको इतना ज्यादा मारती है और तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, उसको इतना ज्यादा मारा गया कि आप सोच भी नहीं सकते। और इससे भी शर्म की बात यह है कि दीपू को नंगा किया गया, उसको पेड़ पे टांगा गया, उसके ऊपर कैरोसिन लगाया गया और फिर उसको जला दिया गया। और वहां पर मौजूद सभी लोग जो भीड़ में थे उसकी वीडियो बना रहे थे और जश्न मना रहे थे कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। ये वीडियो देखो एक बार, लोग अल्लाहू अकबर नारे तकदीर के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से दीपू का यह केस स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है रिलीजियस एंगल से। ट्विटर पे ये वीडियो देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद पुलिस ने दीपू की बची कुची बॉडी को रिकवर किया। उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज में ऑटोप्सी के लिए भेजा। दीपू के जो घर वाले हैं, उनके फादर, उनकी मदर, उनकी वाइफ, वो बहुत शॉक्ड में है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की ये जनता इस फैमिली के अगेंस्ट खड़ी है। बांग्लादेश के नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस, उन्होंने इस केस पे हमदर्दी दिखाई है। अगर इंडिया की बात की जाए तो प्रियंका गांधी और आंध्र प्रदेश के सीएम पवन कल्याण, इन दोनों ने अपनी बात खुल के बोली है। अभी तक इस केस के अंदर ये 7 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। दोस्तों देखा जाए तो बांग्लादेश को आजादी इंडिया ने दिलाई थी, लेकिन आज ऐसा टाइम आ चुका है कि बांग्लादेश की जनता इंडिया के खिलाफ खड़ी है। दोस्तों ये केस हमें साफ साफ ये दिखाता है कि रिलीजियस एक्सट्रीजिज्म कितना ज्यादा डेंजर है। एक गलत इंफॉर्मेशन से एक इनोसेंट की जान जा सकती है। आई रियली होप कि दीपू को जस्टिस मिले और वो सारे लोग पकड़े जाएं जिन्होंने दीपू के साथ ये सब कुछ किया था। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक झूठी इंफॉर्मेशन 2 रिलीजियस के बीच में कितनी बड़ी दरार ला सकती है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बी क्लोज टू योर लव्ड वंस, बी हैप्पी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।